इस बार त्योहारों के मौसम में गाड़ियों की जमकर बिक्री हुई। ई कॉमर्स ने भी बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इसके बावजूद इकोनॉमी की रिकवरी के लिए कोई भी ठोस अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। एक तरफ जहां कोरोना का कहर बढ़ने से रिकवरी सुस्त होने की आशंका है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी इकोनॉमी के कई सेगमेंट्स संकट में हैं। फेस्टिव सीजन के सबसे खास दिन इस बार 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक थे, यानी नवरात्र से लेकर दिवाली तक। यही वो समय है जब हर तरह के सामान की जोरदार बिक्री होती है। इस बार कोरोना काल में तो ये समय कुछ और ही ज्यादा खास था। कंपनियों और दुकानदारों को लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद थी और सरकार को इस बिक्री के सहारे इकोनॉमी में तेजी आने का भरोसा था। अभी तक के आंकड़ों को देखें तो बिक्री में कुछ ऐसा ही माहौल नजर आता है। दिवाली पर बाजारों से होने वाली बिक्री पिछले साल 70,000 करोड़ से बढ़कर इस बार 72,000 करोड़ पर पहुंच गई। ई कॉमर्स के जरिए होने वाली बिक्री में 10% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारों की बिक्री 4.5 लाख के पार जाने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 8 से 9% ज्यादा होगी। हीरो मोटोकॉर्प ने 14 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे हैं, जो पिछले साल से तो 2% कम है, लेकिन 2018 से 3% ज्यादा है। इस बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा खास है ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री। वो इसीलिए क्योंकि इसे ही इकोनॉमी के रिवाइवल का असली हीरो माना जा सकता है। दरअसल भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार 8.76 लाख करोड़ का है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 2 करोड़ लोग काम करते हैं। ऐसे में अगर ये इंडस्ट्री त्योहारों के दम पर अपना बुरा वक्त गुजारकर अच्छे दिनों की गवाह बन गई है, तो फिर इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि इस तेजी के बीच कुछ डर भी है। सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचने के लिए लोग खुद अपने ही वाहन खरीद रहे हैं। इससे बिक्री फिलहाल तो बढ़ गई है, लेकिन लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान कार न खरीद पाने वाले लोग अब खरीदारी कर रहे हैं और ये भी अब जारी नहीं रहेगा। इन दोनों ही अनुमानों पर मुहर लगा रही है लोकल वेंडर्स की फीकी दिवाली। दरअसल लोगों ने केवल अपनी जरूरत और सुरक्षा या कहीं बचाव के सामानों पर खर्च तो किया, लेकिन बाजारों में रेडी पटरी वालों से खरीदारी करने से उन्होंने परहेज किया है। महाजन का पूंजी है, बिक्री बटा है ये नहीं है। हम लोग अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पूंजी निकाले। व्यापार हुआ ही नहीं अपना, जो वरलक्ष्मी में, दशहरा में। अब ये उम्मीद रखा था दीपावली में चलेगा, उसमें भी चला गया। हर टाइम के जैसा दीपावली नहीं है। हर साल जैसे मंगाते हैं, मगर अभी ये साल कुछ भी नहीं है। 10-15% भी व्यापार। पिछले के मुकाबले 20% बिजनेस है सारा। कारीगर कम है, माल की प्रोडक्शन कम है, माल का रेट ज्यादा है, गाहक को पड़ता नहीं पड़ता। अभी तो मेरे का 10% काम भी नहीं चला हुआ। बहुत नुकसान है जी। ऊपर से पटाखा महंगा, ऊपर से कोरोना की मार है। कोरोना के कारण खाली समझिए तो मैंने 50% या 40-45% है बिक्री। ऐसे में अगर दिवाली की बिक्री का दोहरा रवैया नजर आता है, तो फिर ये इकोनॉमी में तेजी तो कतई नहीं हो सकती। साथ ही जिस तरीके से कोरोना के डराने वाले आंकड़े दोबारा आने लगे हैं, उससे तो तेजी की रही सही उम्मीद भी ध्वस्त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के सहारे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में इस स्कीम को लॉन्च हुए केवल महीना बीता है और इसके शानदार नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं। इसी का असर है कि मार्च तक मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स 50,000 लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार है। PLI स्कीम यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें सरकार चुनिंदा सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा उत्पादन करने पर रियायत देती है। ये स्कीम अब भारत में रोजगार के लिहाज से बड़े कारनामे करने को तैयार है। अनुमान जताया जा रहा है कि मार्च 2021 तक भारत के हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स 50,000 लोगों को नौकरी पर रखेंगे। पिछले साल इन कंपनियों ने 15,000 लोगों को नौकरी पर रखा था। इस सेक्टर में फिलहाल 7 लाख लोग काम करते हैं। इसके अलावा भारत कई इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में सरताज बनकर भी रोजगार के मौके बढ़ाने का कमाल कर सकता है। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी ICEA के मुताबिक भारत अपने लैपटॉप और टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को 2025 तक $100 अरब तक कर सकता है।
लैपटॉप और टैबलेट पीसी के निर्माण को बढ़ाकर भारत ग्लोबल मार्केट में 26% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, जो अभी महज 1% है। लैपटॉप और टैबलेट के मामले में भारत अभी भी आयात के भरोसे है। इसमें से 87% आयात चीन से होता है। इससे 5 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी और 75 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान भी हो सकता है। इससे 2025 तक 1 अरब डॉलर का निवेश मिलने की भी उम्मीद है। लैपटॉप मार्केट भारत में बहुत बड़ा मार्केट नहीं है और टैबलेट का भी भारत में छोटा ही मार्केट है। हालांकि मोबाइल फोन्स के बाद ये 2 बड़े आईटी प्रोडक्ट्स हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 65 अरब डॉलर का हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान स्मार्टफोन्स का है। दुनिया भर के लिए लैपटॉप और टैबलेट बनाकर भारत ग्लोबल मार्केट में बढ़िया हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में 2025 तक 400 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 190 अरब डॉलर मोबाइल फोन सेगमेंट से आने की उम्मीद है। घरेलू बाजार में 2025 तक लगभग 170 अरब डॉलर का कारोबार होगा और एनपीई के 230 अरब डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसके एक्सपोर्ट मार्केट पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए मोबाइल फोन प्रोडक्शन के जरिए 110 अरब डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग उन भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा मौका है जो फिलहाल मोबाइल फोन का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरर को महंगी बिजली, टैक्स जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो वियतनाम और चीन के मुकाबले भारत के सामान को करीब 10 से 20% महंगा बना देता है। ऐसे में अगर इन मुश्किलों का समाधान सरकार करेगी तो फिर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।